गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में आंशिक लॉकडाउन ने भी कोरोना को कंट्रोल करने में मदद की। इन दोनों ही जिलों के साथ वाराणसी जिले का भी हमने विश्लेषण किया। वाराणसी जिले को चुनने के पीछे आधार ये था कि ये सांस्कृतिक राजधानी है। प्रधानमंत्री मोदी काशी से ही सांसद हैं और यहाँ पर आसपास के जिलों के साथ ही बिहार का दबाव भी रहता है। यहाँ पर बिहार से भी लोग इलाज कराने आते हैं। कोरोना काल में गंगा घाटों पर भारी संख्या में शवों के जलने की तस्वीरें भी सामने आई थी। यूपी का एक ऐसा जिला जो आम दिनों में भी कई जिलों के मरीजों की सेवा करता है। बड़े अस्पताल होने की वजह से यहाँ पर मरीजों की भीड़ होती है। महामारी में तो वाराणसी पर और लोड बढ़ गया था। हालांकि लखनऊ की तुलना में स्थिति ठीक थी। फिर भी 26 अप्रैल को कोरोना के 1856 मामले सामने आए। 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। 27 अप्रैल को 13 मरीजों की मौत हुई। 28 अप्रैल को 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 29 अप्रैल को मरने वालों की संख्या 14 हो गई। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते काशी पर सबकी नजर थी। आसपास के लोग भी यही सोचते थे कि काशी में सुविधाएं बेहतर हैं, इसलिए भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में व्यवस्थाओं को बनाने में जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने लगी। तो अब की बार संक्रमण की दर में बहुत विशेषता ये थी कि अधिकतर पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। पिछले संक्रमण में ऐसा नहीं था। अगर ये पिछले ही इन्फेक्शन की तरह होता तो बहुत आराम से ये संक्रमण की दर बहुत पहले ही थम सकती थी। चुनौती संक्रमण का बढ़ना नहीं था, लगातार हो रही मौतों को रोकना था, क्योंकि दूसरी लहर में मौतें ज्यादा हो रही थी। 30 अप्रैल को 1690 मामले सामने आए, जिनमें से 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 1 मई को कोरोना के 1765 पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें से 15 मरीज की मौत हो गई। काशी प्रशासन इसी को रोकने में लगा था और इसके लिए कई फॉर्मूले पर काम करना पड़ा। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी भी चेंज हुई। स्ट्रेटजी में सबसे पहले आवश्यकता पड़ी थी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने की। दूसरी मैं बात करूं तो बेड की कैपेसिटी बढ़ाने की, चाहे वो सरकारी बेड हो चाहे वो प्राइवेट बेड हो। तीसरी बात करें तो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करा के जहाँ मरीज है वहीं उपचार करने की। चौथा अगर बात करें तो पूरा इंटीग्रेट करके उसको एक साथ सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हुए समस्याओं के समाधान की। और पांचवी बात करें तो रिसोर्सेज बिल्डअप करने की। बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बिल्डअप किए गए। एक एक करके बात करें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जैसे हुई तो ऑक्सीजन के प्लांट्स चालू कराए गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे गए, ऑक्सीजन की गाड़ियाँ ली गई। बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराया गया। 25 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से आए। 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम किया गया। 1050 ऑक्सीजन सिलेंडर और मंगाए। 8 सरकारी और 52 प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भर्ती किया गया। 10 दिन में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। 800 बेड के लिए 1900 सिलेंडर थे। फिर 2000 बेड के लिए 4300 उपलब्ध कराए गए। डीआरडीओ की मदद से 750 बेड का अस्पताल तैयार किया गया। पहले चंदौली और मिर्जापुर से ऑक्सीजन आती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर ट्रेन से भी ऑक्सीजन मंगाई गई। अलग अलग अस्पतालों को एलोकेशन दिया गया और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोगों ने अस्पताल बढ़ाए। बेड की बात करें तो 400 बेड से हमने शुरू किया था और अब 2950 बेड हो गए हैं। 20 दिन के इंटरवल में करीब 2500 बेड बढ़ाना ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। इसमें डीआरडीओ का अस्पताल भी शामिल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे बना। तीसरी बात करें तो जब बीमार होने लगे लोग और अस्पताल भी नहीं पहुँच रहे थे तो घर घर जाके मेडिसिन किट की डिस्ट्रीब्यूशन कराना वो एक वृहद स्ट्रेटजी बनाई गई। और इसी का नतीजा है कि 2 मई को 1294 मरीज मिले और मरने वालों की संख्या 11 थी। 4 मई को मरीजों की संख्या तो कम नहीं हुई, लेकिन सिर्फ 8 मौत हुई। और इस तरह 30 मई को सिर्फ 60 संक्रमित लोग मिले और मरने वालों की संख्या सिर्फ 3 थी। वाराणसी